दोस्तों फाइनली आप लोगों ने हिस्ट्री में देख ही लिए होंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे आई थी। मेरे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमारे जैकबोर्ड का हद कहां तक गिर चुकी है कि वो प्री बोर्ड का ही क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम में ही छप दिए हैं। तो डोंट वरी, टेंशन ना ले थोड़ा सा भी, मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में आज छपने वाले हैं। डोंट वरी भाई, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं मेरे दोस्तों कि इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया, यानी भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और इससे पहले दो लेक्चर को कंप्लीटली कर लेंगे, जो हमारा मैराथन क्लास हुई थी ना, वो दो लेक्चर को पूरा कंप्लीटली आप लोगों को देख लेना है। एक लेक्चर 58 मिनट 58 सेकंड एमसीक्यू का महातांडव क्लास, एक ये आप लोगों को देख लेना है। और एक वीडियो आप लोगों को ये जरूर देख लेना मेरे भाई, कौन सा, हमारा मैराथन क्लास 1 47 मिनट 52 सेकंड का वीडियो। पूरा दोनों वीडियो को आप फास्ट करके देखे, स्लो करके देखे, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले, ठीक है। चलिए सर, अब आते सर भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा 1953 में। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा डीपली में ले चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा राज्य का गठन हुआ था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य का मेरे भाई, आंध्र प्रदेश। 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता रहा हूं, सुनिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 में होती है, कहां पे, तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसका दर्जा भाषाई आधार पर गठित किया गया था। अब कौन सा भाषा के लिए, तो बताएंगे सर तेलुगु भाषा के लिए। अच्छा, उस समय मेरे दोस्तों हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, फजल अली, क्योंकि फजल अली ने ही परमिशन दिए थे। याद रखिएगा फजल अली, नाम याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1953 में। और कहां पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा से, तेलुगु भाषा से। उस समय न्यायमूर्ति कौन थे, तो बताएंगे फजल अली। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। हम सभी को पता है कि 1991 में हमारे सोवियत संघ का विघटन हो जाती है, तो इनमें से कौन सा परिणाम नहीं रहा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का वैचारिक युद्ध अंत हो गया, बिल्कुल अंत हो गई थी। स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकूट का जन्म हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। शक्ति संतुलन में बदलाव, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन मध्य पूर्व में संकट, ये गलत बात है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिका वर्चस्व देखा जा सकता है। आपसे पूछा गया कि हम सभी को पता है अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, आखिर किस क्षेत्र में शक्तिशाली है, तो सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है। तो नीति आयोग का स्थापना कब होती है मेरे भाई, तो 1950 में। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नीति सॉरी भाई, याद रखिएगा नीति आयोग की गठन होती है मेरे दोस्तों 2015 में, 1 जनवरी, पूरा डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में। अच्छा, नीति आयोग ने कौन सा स्थान का जगह लिया मेरे भाई, तो बताएंगे सर योजना आयोग। पहले हमारा था कौन, योजना आयोग। आखिर योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे या नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे, दोनों का अध्यक्ष हमारा देश के प्रधानमंत्री होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त कि तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने आने वाले जनरेशन को जरूर बताएंगे कि अगर कम पैसा में सही तरीके से अगर स्टडी करना है तो वो आप जल्दी से ज्वाइन करें मिसाइल क्लासेस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले जनरेशन को बताएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि झारखंड के एक एक गांव से, हर एक घर से एक एक मेरे दोस्तों मिनिमम एक एक सरकारी अधिकारी निकले। हाँ भाई, जो पैसा के कारण नहीं पढ़ पा रहे, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस, बुक नहीं खरीद पा रहे मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे बच्चों को आप सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों उनको इनवाइट कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई जो जिनके अंदर में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, पर पैसा के कारण वह स्टडी नहीं कर पा रहे। तो बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था, हम सभी को पता है सर, बांग्लादेश आजाद होती है 1971 को। अगला है सर, बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है सर कि बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या है, जिसे हम लोग बॉम्बे प्लान भी बोलते हैं। तो बॉम्बे योजना का उद्देश्य है सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए,
यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक बार पूछा गया था। अगला है सर प्रथम पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना के बारे में भर भर के क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, इस चीज को याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना। किस पर मेरे भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि पर जोर देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब होती है? 1951 से 1956 में, इस चीज को भी याद रखिएगा। और कौन सा मॉडल पर आधारित था पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल, मॉडल का नाम याद रखिएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल। कहां से लिया गया था? तो बताएंगे सर सोवियत संघ से, यानी रूस के मॉडल को अपनाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, हैरोल्ड डोमर मॉडल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात है सर फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच में होती है? तो बताएंगे सर भारत और बांग्लादेश के बीच में हमारा फरक्का समझौता होती है। कब मेरे भाई? याद रखिएगा, भारत और भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता होती है। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? आपसे पूछा गया ऊर्जा संरक्षण विधेयक जो है वो कब पारित किए गए थे? तो 2001 में पारित किया गया था। कब पारित किए गए थे मेरे दोस्तों? 2001 में पारित किया गया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे सर खान अब्दुल गफ्फार खां। सॉरी भाई, कभी कभी दम अटक जाता है मेरे दोस्त, सॉरी मेरे स्टूडेंट्स, मैनेज कीजिएगा मेरे दोस्त वीडियो में। किस देश ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? आखिर कौन सा देश था जिन्होंने अटलांटिक चार्टर पर हस्तक्षेप किए थे? वो था हमारा अमेरिका और ब्रिटेन। कौन था मेरे दोस्तों? अमेरिका और ब्रिटेन। अगला है सर कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो बताएंगे सर इंडिया वर्सेस चाइना। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब हुई थी मेरे भाई, तो आपको बताना है कि अप्रैल का महीना था और 1954 का साल था। अप्रैल का महीना था और 1954 का साल था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर ए। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ क्या होती है? प्रवाह का मतलब होता है फॉलो होना, और 100% मेरे भाई वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, आपके पेपर में 100% क्वेश्चन छपेगी वैश्वीकरण के बारे में। याद रखिएगा, इसलिए आप लोग कॉपी में अगर लिखे वैश्वीकरण, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाया था। D2 मेरे भाई वही क्वेश्चन आएगी जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है। तो प्रवाह जो शब्द है इसका मीनिंग पूछा गया है, तो बताएंगे विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन करना, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुई थी? हम सभी को पता है मेरे दोस्तों, जब हमारे देश आजाद हुए थे उस समय पाकिस्तान के साथ काफी युद्ध होते रहते थे। उस समय ताशकंद समझौता हुआ था। क्या मेरे भाई? ताशकंद समझौता। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति के ध्यान में रखकर बनाता है। कोई भी देश जो है मेरे भाई, राष्ट्र का मतलब देश, कोई भी देश विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाते हैं, वह कौन सा? तो बताएंगे सर राष्ट्रीय हित, याद रखिएगा, नेशनल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत ने 1968 में परमाणु अपर्सा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था भाई। आखिर भारत ने परमाणु परीक्षण के समय परमाणु अपर्सा संधि पर हस्तक्षेप सिग्नेचर दुनिया के सारे देश कर रहे थे, पर मेरे दोस्तों हमारा भारत नहीं कर रहा था। आखिर क्यों, क्या कारण था? तो बताएंगे सर क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानती थी। क्या मानते थे मेरे भाई? भारत इसे भेदभावपूर्ण मानते थे। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो बताएंगे सर खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने अपनाया था। अगला है सर, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष हुई थी मेरे भाई? तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 1975 को होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि आपातकाल के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताएंगे सर हमारा इंदिरा गांधी। और आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था? तो बताएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन हो जाएगी सर? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाला विशेष अधिकार को क्या कहा जाता था? प्रीवी पर्स। और प्रीवी पर्स को मेरे दोस्तों 1971 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगला है सर, 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की थी? 1962 में किस देश ने परमाणु के बारे में आपसे पूछा गया मेरे भाई कि परमाणु मिसाइल की तैनात किया था? तो सोवियत संघ। कौन सा देश मेरे भाई? तो हमारा सोवियत संघ इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो मेरे दोस्तों शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को होती है। कब होती है मेरे शेर सैनियों? शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को होती है। एक क्वेश्चन यहां पर नोट करेंगे कि शिमला समझौता किन देश के बीच होती है? तो भारत, इंडिया और मेरे भाई किसके साथ?
पाकिस्तान के साथ होती है। किसका मेरे भाई? इंडिया और पाकिस्तान के साथ होती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हमारा शिमला समझौता हो रही थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री और मेरे दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताएंगे सर भारत के प्रधानमंत्री हमारा इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे हमारे जुल्फिकर अली भुट्टो। याद रखिएगा जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुई थी हमारा शिमला समझौता में 3 जुलाई 1972 को। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में होता है। कब होता है मेरे भाई? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब होते हैं? 1961 में। कहां पे? तो बताएंगे सर बेलग्रेड में। कहां पे? बेलग्रेड में। अगला है सर बाम सेफ का मतलब क्या है भाई? आपसे पूछा गया बाम सेफ का पूरा नाम, जबकि ये सिलेबस में आपका है नहीं भाई, लेकिन फिर भी आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आता है। तो बताएंगे सर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर अगला कि वैश्वीकरण से मैं फिर से कह रहा हूं कि वैश्वीकरण के बारे में मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बता रखा है। तो वैश्वीकरण के बारे में सारा क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है भाई, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएंगे सर कमी आती है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये क्वेश्चन लेकिन मेरे दोस्तों आंसर गलत दिया भाई, कमी नहीं। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगा। हम दूसरे देशों के साथ अगर व्यापार करेंगे तो हमारा देश क्या होगा? ग्रोथ करेंगे, नहीं तो हम लोग क्यों दूसरे के साथ व्यापार करेंगे भाई? ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर मणिपुर के उस राजा का नाम बताएं जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्तक्षेप किए थे। हम सभी को पता है कि मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, हैदराबाद हो गई, जूनागढ़ हो गया, ये सब कुछ कुछ ऐसे जगह थे ना मेरे भाई जो भारत के साथ शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन मेरे भाई फाइनली भारत के साथ शामिल हो जाते हैं सिग्नेचर करके। उस समय कौन था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। कौन था मेरे दोस्तों? महाराजा बोधचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? आखिर हमारे पृथ्वी में दिन प्रतिदिन एक हमारे गैस की कमी आ रही है, वो कौन सा गैस था मेरे भाई? तो ओजोन गैस। याद रखिएगा ओजोन दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। याद रखें मेरे दोस्तों परावैंगनिक किरणों को धरती पर पहुंचने से रोकती है कौन? ओजोन परत। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग है ना भाई, दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बताएंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब होती है? पूरा डेट याद रखिएगा, पूरा डेट याद रखना मेरे दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा किसने किया था? A.O. ह्यूम। याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी कब टूट जाती है मेरे भाई? तो 1969 को कांग्रेस पार्टी टूट जाती है और 1977 में मेरे दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बनती है जिसका नेतृत्व कौन करता है भाई? मोरारजी देसाई। आइए सर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? तो बताएंगे सर ये आयोजित किया गया था कब? 1920 में। कब आयोजित किया गया था? 1920 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किए गए थे? तो बताएंगे सर हमारा 1992 में। याद रखना मेरे भाई, आपसे पूछा जाएगा कि कहां आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम में। कहां पे आयोजित किया गया था मेरे भाई? स्टॉकहोम में। कब किया गया था? 1992 को। अगला है सर लिंग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? लिंग ऑफ नेशन से पूछा गया है, तो बताएंगे सर यूनिसेफ, सॉरी यूएनओ। याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय कहां है मेरे दोस्तों? न्यूयॉर्क। मैंने चिल्ला के बताया यूएनओ का जब गठन हो रही थी उस समय देशों की संख्या कितना था? 51। अभी देशों की संख्या कितना है मेरे भाई? तो बताएंगे सर अभी देशों की संख्या है हमारा 193। सबसे लास्ट देश कौन सा है सर? दक्षिण सूडान। आखिर देश लास्ट देश कब शामिल हुआ मेरे भाई? 2011 में। अगर आपसे पूछा जाएगा जो हमारा हमारे यूएनओ का कितना अंग होती है, तो बताएंगे सर 6 अंग होता है। मैं सारा क्वेश्चन यूएनओ के बारे में मेरे दोस्तों नींबू की रस की तरह निचोड़ करके आप लोगों तक पहुंचाए हूं। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो मेरे भाई एक बार अच्छी तरह से जाकर देख लेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि दो वीडियो को मेरा कंप्लीटली देखेंगे मेरे भाई। मैंने पूरा बुक का निचोड़ करके क्वेश्चन बताया। एक हमारा मैराथन क्लास 1 47 मिनट 52 सेकंड, और एक हमारा सर याद रखेगा एमसीक्यू का महातांडव क्लास। दोनों को एक बार मेरे दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से पूरा कवर कर लेंगे।
अब आइए सर मैं आप लोगों को कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं मेरे दोस्तों। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाएगा, देखिए 90% स्टूडेंट्स को पता है कि शीत युद्ध हमारे पेपर में नहीं है, पता है या नहीं? पता है ना, शीत युद्ध से भी क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त। पिछले साल का सिलेबस इस साल का सिलेबस का सेम है, लेकिन मेरे दोस्तों इस बार भी आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन आ सकती है। हाँ ध्यान देंगे, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो मेरे दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा माहौल पैदा होना कि अब झगड़ा होने वाला है, लेकिन दोनों व्यक्तियों को समझ में आएगा कि अगर हम लोग मुक्काबाजी करेंगे तो मुझे भी दर्द होगा, उन्हें भी दर्द होगी, और हम दोनों को हॉस्पिटल जाना होगा, लॉस होगा हम दोनों का। चलो वह पीछे हट जाते हैं। क्या कहलाता है? शीत युद्ध, है ना। वही कह रहे कि जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो ऐसा लगने लगा कि युद्ध होने वाला हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसे लगने लगा कि अब युद्ध होने वाला हो, वास्तव में युद्ध नहीं होता है, वास्तव में युद्ध नहीं होता है, तो वातावरण तनावपूर्ण होता है। और वातावरण क्या होता है? तनावपूर्ण होती है, परंतु युद्ध नहीं होता है, इसे शीत युद्ध कहते हैं। मतलब मारपीट जैसा माहौल हो पर मारपीट ना हो, यह सोचकर कि हम दोनों देश का नुकसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाइए सर कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बताएंगे सर भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे मेरे भाई? सुकुमार सेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करता हूं अगला क्वेश्चन, यूएनओ की सुरक्षा परिषद, और यूएनओ के बारे में भर भर के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अस्थायी सदस्य कितना है, तो आपको बताना है सर 5, और अस्थायी पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों याद रखेगा अस्थायी हमारा कितना हो जाएगी? 10। अच्छा सर अस्थायी जो देश है वो उनका नाम आपको क्या पता है? तो मैं बोलूंगा सर चिल्ला चिल्ला के, हाँ भाई मुझे पता भी है और मुझे ट्रिक से पता है, मैं बोलूंगा क्या? ABCFR, याद रखिएगा। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। और याद रखिएगा इन्हीं 5 देशों के पास एक पावर होती है, जिस पावर का नाम है मेरे दोस्तों वीटो पावर। क्या नाम है? वीटो पावर। इस बात को याद रखिएगा। सॉरी स्टूडेंट, मैनेज कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलता है मेरे दोस्त। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर यूएनओ 193 देशों का संगठन है, तो यूएनओ मेरे दोस्तों 193 देश का संगठन है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? किस कारण से 193 देश शामिल हुआ है? तो बताएंगे पहला, विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापना करना। पहला पॉइंट याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विश्व में सुरक्षा स्थापित करना और शांति बनाए रखना, विश्व में कोई भी तरह का कोई झगड़ा और आक्रमण कोई भी देश ना करे। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध एवं सहयोग में वृद्धि करना। कोई देश अगर कमजोर है तो उस देश को मेरे दोस्तों कुछ आर्थिक रूप से मदद करके उस देश को भी विकास की ओर ले जा सके। तीसरा सर कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा युद्ध होती रहती है, तो ये युद्ध को सुलझाएगा कौन? यूएनओ। पूरी दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानव समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, यानी पूरे दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। दुनिया में कोई भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो ये संभालेंगे कौन मेरे दोस्त? ये संभालेंगे कौन मेरे भाई? तो बताएंगे सर याद रखिएगा, ये संभालेगा हमारा, याद रखिएगा यूएनओ। कौन संभालेगा मेरे दोस्त? यूएनओ। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हम सभी को पता है सर समाजवादी। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों कि अमेरिका कौन से विचारधारा पर आधारित था, तो आपको बताना है पूंजीवादी। अगर आपसे पूछा जाएगा सोवियत संघ के बारे में तो आपको बताना है मेरे दोस्तों समाजवादी, और पूंजीवादी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, अगला क्वेश्चन है तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? तो बताएंगे सर शरण लेने वाला नाम था दलाई लामा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा सर? दलाई लामा। कौन हो जाएगा मेरे भाई? दलाई लामा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, आसियान में कितना देश शामिल है? मेरे भाई आसियान जब गठन हुई थी ना उस समय 5 गो देश शामिल था। अभी कितना देश शामिल हो गया सर? टोटल 10 देश शामिल हो गई। थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनई। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 देश मेरे दोस्तों नीचे छुपा हुआ है।
नीचे गायब है भाई, ढुका हुआ है, ठीक है। तो थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया नहीं दिया भाई, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस और ब्रुनाई, ठीक है। ये आसियान का हमारा सदस्य देश है, पहले 5 था, बाद में जाकर 10 हो गई। आसियान का स्थापना 1960, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 7 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जाकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, जाकार्ता, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? जाकार्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जाकार्ता में। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं? आखिर सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस पार्टी के नेता जिनमें कामराज AK पाटिल, निर्जिल गप्पा तथा मोरारजी देसाई, इनमें कुछ को हम इंदिरा गांधी भी विरोधी कहते हैं। मेरे भाई, जब हमारा इंदिरा गांधी 1973-74 के बीच में इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया था, उस समय कांग्रेस पार्टी के जितने विपक्ष पार्टी थे, सारे पार्टी एक ही नारा दे रहे थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। उस समय कुछ कुछ नेता थे, जिससे हमारा बोल सकते हैं सर आपका मोरारजी देसाई, नीलजी गप्पा, SK पाटिल, ठीक है, आदि के समूह को कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। और ये लोग कहने लगा कि एक अलग सा पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस को हटाओ और या तो इंदिरा गांधी को हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने मेरे दोस्तों क्या कर दिए, देश में जब काम करने के लिए बाधा पहुंचा रहे थे, तब हमारा इमरजेंसी टाइम लगा दिया था, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। अब ये आपका आ गया मेरे दोस्तों, आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का अर्थ क्या होती है? मैंने आप लोगों को बताया था सर, वीटो पावर का मतलब होता है कि 193 देश शामिल है। याद रखिए, कितना देश शामिल है? 193 देश हमारे यूएनओ में शामिल है। इनमें से एक देश, 5 देश के पास वीटो पावर होती है। नाम याद रखिएगा, ABCFR। अगर मेरे दोस्तों 193 देश में से 192 देश ने कोई फैसला तैयार किया और रूस कह रहा है कि यह फैसला से हम सहमत नहीं है, तो 192 देश के द्वारा बनाए गए फैसला को रद्द कर दिया जाता है। और इन्हीं 5 व्यक्ति के पास ये पावर है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का एक पूरा सेट लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलता है इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।